बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत को गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे उनमें ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुलाकात और उसके बाद फिर ईरान इसराइल वार है। और हमारे साथ मौजूद होंगे जवाद फैज़ी साहब, हनीफ कमर साहब और लियाकत अली साहब। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। जवाद फैज़ी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ बहुत सिग्निफिकेंस है इस मुलाकात की कि दुनिया का एक ताकतवर मुल्क और उसका फिर ताकतवर सदर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनको बुलाता है, उनसे मुलाकात करता है। यही सिग्निफिकेंस है कि एक ताकतवर मुल्क ने बुलाया, या उस मुलाकात के जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं? क्या कहेंगे? देखिए शेख साहब, आपने ये जो कहा ना कि दुनिया का ताकतवर मुल्क और उसका ताकतवर सदर, मैं ये समझता हूँ कि वो जो ताकतवर शख्सियत थी उसने दुनिया की इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर सबसे ताकतवर शख्सियत को मदऊ किया था। और जिस तरह गुफ्तगू यकीनन हुई होगी, मैं ये नहीं कह सकता कि अब वो दौर तो है नहीं कि घर बैठे हम रूहानी तौर पे चीजें मालूम कर सके, लेकिन इतना मुझे जरूर इल्म है कि हमारे फील्ड मार्शल के मिलने से पहले अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये खबरें और ये वीडियोस और ये जुमले चल रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, और देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पसंद करते हैं जंगजू तरीका, और उसे वो इज्जत करता है ऐसे लोगों की कि जो अपने हक के लिए उठ खड़े होते हैं, लड़ पड़ते हैं। और यहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक जाली हक की बात करने वाले आज जेल में मौजूद हैं, तो दूसरी जानब जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, मुहिम चलाई गई, वो अफवाज पाकिस्तान हो या हाफिज आसिम मुनीर हो, उनके खिलाफ जिस तरह यहाँ पे हमने बदबख्त अंदाज में जो प्रोपेगेंडाज देखे, उस सारे प्रोपेगेंडे को भी रोनते हुए और इलाके के अंदर भी ये बता के कि हिंदुस्तान ने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया उसका कोई सबूत नहीं दिया, सफारतकाराना महाज पे भी हम आगे बढ़ चुके, और उसके बाद फिर जिस तरह हिंदुस्तान ने हम पे जारहियत मुसद्दत की तो उसका जवाब देना, और ऐसे शख्स के आर्मी चीफ होते हुए जो इस वाक़े से भी पहले बड़ा बरमला इजहार कर रहा था, ओवरसीज हो या दीगर जिंदगी के शोबाजात के लोग हों और तलबा और तालबात हो, कि वो ये भी बता रहा था दो कौमी नजरिया क्या है, वो ये भी बता रहा था कि हमारी अहलियत क्या है, और फिर उसने ये भी बता दिया जंग के मौके पे कि हमारी असलियत ये है कि हम लड़ जाने वाले लोग हैं अगर हम पे कुछ जारियत मुसल्लत करे। तो इस हवाले से अमरीकी सदर को यकीनन ये इदराक हो चुका है कि अगर हमने दुनिया में आगे बढ़ना है तो फिर पाकिस्तान की अहमियत को मानना भी होगा। सिर्फ लव यू तक की बात नहीं रहेगी, आई लव पाकिस्तान तक बात नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि अल्लाह करे कि डोनाल्ड ट्रंप के जहन में भी ये हमेशा रहे, और तजारती मामलात हो, मुआशी मामलात हो या खित्ते के मामलात हो, पाकिस्तान बहरहाल खित्ते के अंदर भी, आलम इस्लाम के अंदर भी क़यादत संभाल चुका है बाकायदा तौर। ठीक है। हनीफ कमर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो कद है, उनकी जो इज्जत है, उनकी जो अहमियत है, उसमें इजाफा इंडिया वॉरफेयर के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया है उसके बाद हुआ है, या उसमें जो ईरान इसराइल वॉर है उसने कुछ ऐड इन किया है? इस जंग की वजह से भी उनकी अहमियत बढ़ गई है। जी, आपने मुझसे पूछा? जी जी, आपसे सवाल किया। जी, बहुत शुक्रिया। ये जो आसिम मुनीर साहब का दौरा अमेरिका है, इसकी अहमियत तो उसी दिन से ही हो गई थी जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हुआ था, और उस सीज फायर की कराने में बुनियादी किरदार जो था वो डोनाल्ड ट्रंप का था, और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त मंजूर की थी सीज फायर करने की, जो वो इंडिया की तरफ से लेके आए थे। अब ये बात इस मुलाकात के बाद तो वाज़ेह हो चुकी है, इससे पहले भी ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि जंग बंदी की दरखास्त इंडिया ने की थी, पाकिस्तान ने नहीं की थी, और पाकिस्तान ने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनकी बात का एहतराम किया था, और उनके एहतराम में जो है वो दरखास्त मंजूर करते हुए जंग रोक दी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कल यही कहा कि मैंने इसी बात का शुक्रिया अदा करने के लिए फील्ड मार्शल साहब को दोहराने पे मदऊ किया है।
تو اس لیے اس کی اہمیت تو اس وقت سے ہی تھی، لیکن جب اس کے بعد جو مشرق وسطیٰ میں صورتحال ڈیولپ ہو گئی اور ایران اسرائیل جنگ شروع ہو گئی، تو اس جنگ میں بھی پاکستان کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان اس خطے میں ایک لمبے عرصے سے مختلف پراکسیز کو نہ صرف فیس کر رہا ہے، بلکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور شاید دنیا کی کسی فورس کا، دنیا کی کسی آرمی کا دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا اتنا وسیع تجربہ نہیں ہے جتنا پاکستان کی فوج کا ہے۔ اور اس طرح وہ چاہے کنونشنل وار ہو یا ان کنونشنل وار ہو، پاکستان کی فوج نے لمبے عرصے سے اس کو فیس کیا ہے اور اس میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اب جبکہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا ہے اور امریکہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں ڈسٹینس پر رہے، اس میں انوالو ہو جائے، صلح کرائے، کیا کرے، تو ایسی صورت میں پاکستان کی آرمی کا انپٹ اس کے لیے بڑا ویلیویبل تھا۔ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے کہ پاکستانی فوج کے سپہ سالار کا انپٹ لیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں کون سی سچویشن بہتر رہے گی امریکہ کے لیے۔ تو یقینی طور پر پاکستان نے وہاں پہ قیام امن کا ہی مشورہ دیا ہوگا، اور جو پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے ایران کے حوالے سے اور جو اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے، اس کا بھرپور طور پر اظہار کیا ہے، جس کا نتیجہ ہی یہ نکلا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس ملاقات کے بعد مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور ایرانیوں کے اور یورپی یونین کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور ان مذاکرات کو امریکہ کی باقاعدہ سرپرستی حاصل ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات والی بات آگے چلے گی اور اس کے نتیجے میں خطے میں امن قائم ہوگا۔ دوسری جو سب سے بڑی سگنیفیکنس ہے اس ملاقات کی، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی پاکستان کی طرف سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات آتی تھی، وہ فوجی تعلقات ہوں یا سیاسی تعلقات ہوں، تو پاکستان کچھ مطالبات کرتا تھا امریکہ سے کہ آپ ہمارے لیے یہ کر دیں، کبھی آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں فیور چاہیے ہوتی تھی، کبھی ورلڈ بینک سے، کبھی کسی اور حوالے سے، لیکن اس دفعہ پاکستان نے امریکہ سے کچھ مانگنے کی بجائے امریکہ کو آفر کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ آفر کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن بھی ہو، خوشحالی بھی آئے، آپ کو بھی فائدہ ہو، پاکستان کو بھی فائدہ ہو، تو آپ آئیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں، ہمارے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ کریں۔ یہ ڈیل اور ٹریڈ ایگریمنٹ کی جو آفر ہے یہ پاکستان نے کی ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ یہ ٹریڈ اس صورت میں پاسبل ہو سکے گی جب اس خطے میں امن ہوگا۔ تو آپ امن کے لیے کردار ادا کریں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے کروائیں، مشرق وسطیٰ کے اندر امن قائم کروائیں، ہم آپ کے ساتھ کاروباری ڈیل کرتے ہیں، اور آپ کو وہ فائدہ ہوگا جو دنیا کے کسی اور خطے میں اور کسی اور ملک کے ساتھ معاملات کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کی آفر ٹھیک ہے حنیف صاحب، آپ کا موقف آ گیا۔ اس لیے امریکن پریزیڈنٹ تعریفیں کر رہا ہے پاکستان کی، اور وہ واقعی قائل ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کی دانش مندی کے بھی اور ان کی بہادری کے۔ ٹھیک ہے لیاقت صاحب، آپ کس طرح سے اس ملاقات کو اسپیکولیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ کانٹینٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ جی ان موضوعات کے اوپر بات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر جی ISPR نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اس میں بھی موضوعات بتائے گئے ہیں کہ ان موضوعات کے اوپر بات کی ہے، جس طرح سے حنیف قمر صاحب نے کہا اگر ٹریڈ کے حوالے سے بات کی ہے تو جو مسائل ہیں وہ تو بہت گھمبیر ہیں۔ شیخ صاحب، میرا موقف جو ہے نا اس پہ، جو میرا انالیسز ہے وہ کوائٹ ڈیفرنٹ ہے، کہ امریکن یا ٹرمپ کو ہماری محبت بہت زیادہ ان کے دل میں کیسے امڑ آئی ایک دم سے، صرف اور صرف ایک تو ہماری جو فوجی طاقت تھی اس کی وجہ سے، اور جو ان کے عزائم ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو یورپی یونین نے بھی آج بات شروع کی ہے تو کس وجہ سے کی ہے؟ اسرائیل نے دیکھ لیا کہ جب سپر سونک میزائل کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے۔ اسرائیل جو اپنے آپ کو بالکل فول پروف سمجھتا تھا، اس کی جو فضا ہے تو وہ وہاں پہ لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ جو ان کے ایرانی جو بیان ہے ان کے وزیر خارجہ کا اور جو ان کے آرمی چیف کا، کہ ہم کسی بھی اسرائیلی کو 1 گھنٹے سے زیادہ بنکر سے باہر نہیں رہنے دیں گے۔ دس از دا ریزن کہ وائی دے آر پیپل آر
turn towards talk table with European Union. लेकिन जो ट्रंप का जो बेसिक क्वेश्चन है आपका कि ट्रंप ने हमें मतलब हमारे आर्मी चीफ को पहले आपको पता हमारे 2 जर्नलों को उनकी मुलाकात हुई है वाशिंगटन में या जो उनके मौजूदा सदूर हैं उनसे, तो पहले ने एक ने हमें घसीटा था अफगानिस्तान की जंग में रशियन वार में सॉरी, और दूसरे ने घसीटा था हमें तालिबान के साथ जंग में। तो लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि आसिम मुनीर साहब ने चूंकि मौजूदा क्राइसिस को इंडिया के साथ भी देख लिया और भारत के साथ भी और खित्ते पे भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है, तो वो बड़े मुहतात रहे होंगे अपने रवैयों में। लेकिन जो सूरत हाल है वो यही है इस मौजूदा ईरान इसराइल वार के हवाले से, उन्होंने जो वो सोच रहे हैं कि हम बस्टर बम से जो न्यूक्लियर उनकी फैसिलिटी है, जो यूरेनियम की फसुदगी है, उस जगह को तबाह करना चाह रहे हैं। कहीं कहीं उनका इरादा, बल्कि उन्होंने तो स्टेटमेंट जारी भी कर दी है वहाँ के अखबारात में कि अमेरिका बाकायदा बनने जा रहा है पार्ट ऑफ द वार, जो कि इसी वजह से उनको पता है कि खित्ते में अगर किसी की ईरान की कोई मदद कर सकता है इमीडिएटली और अंडरग्राउंड भी कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, लिहाजा हमें उससे उन्होंने अपने मुफाद को। ठीक है जवाद फैजी साहब, लगता नहीं कि पीटीआई के पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बराबर कि वो उनको हाथों हाथ ले, उनको यूटिलाइज करे, उनसे मुस्तफीद हो, मगर वो सूरत हाल को समझ नहीं पा रही। इंडिया वॉरफेयर के दौरान पीटीआई ने जिस तरह से बिहेव किया, वक्त लिया कि उसे क्या करना है, किसको सपोर्ट करना है, और फिर वो एक वक्त आ गया जब इंडिया से कुछ इस तरह की आवाजें आनी शुरू हो गई कि वो पीटीआई को मुक्ति बाहिनी 2 कहने लगे, और उसके बाद उसको रियलाइजेशन हुई कि नहीं मुझे अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करना है। और अब भी इसराइल ईरान वॉर के दौरान हम देखते हैं कि उसकी तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं आ रही है, कोई कंडेम नहीं किया जा रहा। उनकी जो 2 बहनें हैं वो बाहर जब आती हैं जेल से मुलाकात करके बानी पीटीआई से, तो उनसे पूछा जाता है कि जी कोई कंडेम किया, कोई स्टेटमेंट जारी किया ईरान इसराइल वॉर के हवाले से, तो वो कहते हैं जी क्या स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी लगता है कि पीटीआई जो है, हमारी जो आवाम है, जो जिस तरह से इस पूरे खित्ते के लोग चाहते हैं कि इसराइल की जो जारहियत है उसे कंडेम किया जाए, तो वो थोड़ा सा पीछे हटी हुई है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आप किस तरह से देखते हैं पीटीआई के इस रवैये को? देखिए, आपने चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंग की भी बात की, तो मैं 2 हिस्सों में इसका जवाब दूंगा, उसको जरा सुन लीजिएगा। एक तो ये, मैं इधर बाद में आता हूँ, ये कल हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा मिस्री ने जो वीडियो बयान जारी किया, उसके अंदर झूठ पे मबनी जो मजीद बातें की गई। अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि रुको आओ जी, मारे जावांगे जैसे तो मर गए हैं, लिहाजा उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये पैगाम दिया, रिक्वेस्ट की, और उसके बाद फिर यही कल कहा गया कि भी जीती हुई जंग में भी और फातेह जो है वो भी अगर रुक रहा है, सब्र का मुजाहरा कर रहा है, और तो इसीलिए कद काट भी बढ़ गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का, हुकूमत का और हमारे फील्ड मार्शल का। एक बात। दूसरी बात ये कि उसमें ये भी कहा गया कि जी नरेंद्र मोदी ने फोन पे बात हुई 35 मिनट, ये भी गलत है, उसका दुरानिया कम था। फिर ये बात की गई जी कनाडा पहुंचे थे, साइड लाइन पे मुलाकात होनी थी, डोनाल्ड ट्रंप सब अमेरिका चले गए। और फिर जब फोन पे बात हुई तो उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को ये कहा है कि आप कनाडा से जाते हुए अमेरिका आ जाए ना, मिल लेते हैं। तो मेरी इतला जी अंदरूनी है वो तय वे कि मोदी साहब ने कहा जी पहले ही बढ़िया चपेड़ा पै गई ने, अब तो हाफिज भी यहाँ पे, मैं नहीं आ सकता, मैंने जान दो। ये कैफियत है इस वक्त हिंदुस्तान की कि वो उसका सेक्रेटरी खारजा झूठ पे मबनी, कर्ज पे मबनी, और वैसे ही जैसे इनके मीडिया ने ये कहा था जी कि कराची पे भी हमने कब्जा कर लिया, लाहौर पे भी कर लिया, और समंदरी की जो वो पोर्ट है, सी पोर्ट, उस पे भी कब्जा कर लिया। तो यही अब फिर भी होचे हथकंडे हिंदुस्तान एक दफा फिर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं हमारे हाफिज साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के अंदर दोहराने पे, उसके अंदर ये उससे हिंदुस्तान में वंस अगेन सफे मातम दिख चुकी है और जख्म चाटे जा रहे हैं, अपने ही जख्म। और शांति शांति जितना मर्जी कह ले, लेकिन शांति साढ़े को ही रहनी है, इन्होंने नहीं मिलनी। एक बात। दूसरी बात जो आपने पीटीआई के हवाले से बात की, देखिए
मसला ये है कि ये तब से उनकी हमशीरगान से भी पूछा जाता है जब वो जेल में मुलाकात करके आती हैं कि कोई मजम्मत की, कोई स्टेटमेंट दी। ये उस दिन के बाद से हुआ जब मुझे और बाकी मेरे दोस्तों को, जर्नलिस्ट जितने भी थे, हम जेल में थे, तो ये तब मैंने ही सवाल किया था जब इमरान खान साहब इंसानी हुकूक की बातें कर रहे थे, मगरिब और मशरिक का फिर से तकाबली जायजा पेश कर रहे थे जेल में खड़े होके भी, और जेल के अंदर अदालत में खड़े होके, जब वो बच्चों से लेके बड़ों के हुकूक और सियासी हुकूक और इंसानी हुकूक की बात कर रहे थे, तो तभी मैंने ये उनसे पूछा था इसी लहजे में कि इमरान, आप इसराइल के मजालिम जो हैं गाजा के ऊपर, उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? जिस पे उन्हें गुस्सा आया, कंधे उन्होंने यूं हटाए और हिलाए और उन्होंने कहा ये कोई सवाल है, ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा आपकी तकरीर का इस पे सवाल तो बनता है ना, आप इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं। अब भी देख लीजिए कि ईरान के साथ मामले पे अली अमीन गंडापुर साहब का तो एक आध बयान शायद मैंने देखा है आर्टिकल्स की सूरत में, लेकिन मुझे इमरान अहमद खान नियाजी साहब की तरफ से, उनकी हमशीरगान की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, उनके बेटों की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से, किसी की तरफ से भी, और चले कम से कम ये है कि वो अंदर हैं और बयान तो तब भी बाहर आ जाते हैं। अगर ये आ सकता है कि 2 हफ्ते के लिए तहरीक मुअख्खर कर ली है, अगर ये आ सकता है कि फलां को नहीं छोड़ूंगा, अगर ये आ सकता है कि लोग सड़कों पे निकले, तो ये भी एक बयान आ सकता है कि जी इसराइल की मजम्मत करते हैं। और ईरान पे हमले के हवाले से जिस तरह रियासत खड़ी है साथ, देखिए ये छोटी बात नहीं है पूरी दुनिया को, और अभी ये बात हो रही थी कि वहां क्या क्या बातें हुई होंगी। मेरा तयक्कुन ये है, यकीन ये है कि हमारे फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप को ये भी बताया कि आप अगर आएंगे, इसराइल आपके साथ होगा, तो हम बैतुल मक़दिस पे और फलस्तीन पे और गाजा पे होने वाले मजालिम के पहले ही बहुत शदीद मुखालिफ हैं। लिहाजा अब अगर हम तक पहुंचा गया या हमारे हमसाए तक पहुंचा गया, तो हम इसराइल की वजह से ईंट से ईंट बजा देंगे। ये ईमानी जो मामलात हैं, ये जो हमारे स्टेट के मामलात हैं कि इसराइल को हम नाजायज रियासत समझते हैं, और बकौल डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के बीमारी की जो है वो बीमारी का इलाज पहले आता है अल्लाह की तरफ से। तो 1948 में इसराइल के बीमारी के हवाले से पाकिस्तान 1947 में बना दिया गया। ये चीजें भी अमेरिका को पता है, ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। हत्ता के सऊदी अरब और अरब अमारात और जितनी भी रियासतें हैं, उनको भी हमारी वजह से पता है कि ये ईमान का हिस्सा है, हमारी वजह से। ये मैं बड़े जोर दे के कह रहा हूँ। लिहाजा इसमें मैं एक वंस अगेन ये कहूंगा कि पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। वाशिंगटन में खड़ा होकर अगर हाफिज आसिम मुनीर ये कह सकता है, तो वो व्हाइट हाउस में भी खड़ा होकर ये कह सकता है कि ईरान के हवाले से हम बड़े वाज़ेह हैं, उसके साथ हैं, इसराइल को हम मानते ही नहीं। लिहाजा आपका जो दोनों का गठजोड़ हुआ और मामला बढ़ा, तो हम फिर सामने खड़े होंगे। चला गया हनीफ कमर साहब, हम ईरान को किस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं? ईरान की सफारती सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से हमने यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये कहा कि जी हम ईरान के साथ हैं, ईरान के ऊपर जुल्म हुआ है, ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसको ब्रीच किया गया है। इससे आगे भी जा सकते हैं। एक दूसरी बात ये है कि हमें तो कुछ गैर मुतवक्के किस्म के फ़ायदे हो गए, मसलन ये कि इंडिया के लिए बहुत आसान था कि वो इसराइल और ईरान में से किसको चुने। उसकी ज़्यादा दोस्ती जो है वो इसराइल के साथ है, इसराइल ने उसको सपोर्ट किया है इंडिया पाकिस्तान वॉरफेयर के दौरान भी। तो जो ज़्यादा उसका गहरा दोस्त था वो उसके साथ चला गया। तो अल्टीमेटली उसके नतीजे के तौर पे पाकिस्तान जो है, जो ईरान है, वो पाकिस्तान के करीब आ गया। ईरान पाकिस्तान के करीब आ गया। पाकिस्तान के पास अब एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है कि किस तरह से ईरान को संभाले, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान के लिए एक अरसे से दर्द सर बना हुआ था। चाबहार और फिर पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन और इंडियन जासूसों का आना और बाकी मामलात। तो पाकिस्तान किस हद तक ईरान को सपोर्ट कर सकता है, और फिर ये कि कितना बड़ा चैलेंज है कि अगर ईरान पाकिस्तान के हाथ में आ गया है, पाकिस्तान के करीब आ गया है, तो पाकिस्तान उसको संभाले ताकि वो फिर से इंडिया के पास ना चला जाए। मेरा ख्याल है कि इंडिया के हवाले से तो अब ईरान ने क्या जाना है। बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल बन गई है। वो सूरत हाल ये है कि आपने चाबहार का जिक्र किया, तो चाबहार पे भारत की बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि वहां चाबहार को तो ऑपरेट ही इंडिया कर रहा था।
اسی طرح اسرائیل میں حیفا کا جو شہر ہے اور اس کی جو پورٹ ہے وہاں پہ بھی بھارت کی بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ ہے. اڈانی گروپ کا وہاں پہ بڑا سرمایہ لگا ہوا ہے. اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جب باہر پہ میزائل مارتا ہے تو وہاں پہ بھی بھارت کا نقصان ہوتا ہے, اور جب ایران حیفا پہ میزائل مارتا ہے تو وہاں پہ بھی بھارت کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک انڈرسٹوڈ الائنس بن گیا ہے پاکستان اور ایران کا, جو دوبارہ سے جو چیزیں ری الائن ہوتی رہتی ہیں. تاریخ ہمیشہ ایک جگہ پہ رک نہیں جاتا وقت. کل کے دوست آج کے دشمن, آج کے دشمن کل کے دوست بن سکتے ہیں. ایران اور پاکستان کے درمیان ماضی قریب سے ابراہیم رئیسی صاحب کے دور سے جو تعلقات میں ایک نئی جو جہت آئی ہے وہ اب مزید وسعت اختیار کر گئی ہے. اب یہ امریکہ کو بھی یہ بخوبی یقین ہے اس بات کا کہ اگر اس نے ایران پہ حملہ کیا اور یہ جنگ بڑھی تو پاکستان لا تعلق نہیں رہے گا, نہ رہ پائے گا. پاکستان الٹیمیٹلی سپورٹ کرے گا ہر طرح سے ایران کو, اور دوسری جو خطے کی طاقتیں ہیں وہ بھی سپورٹ کرے گی. اور یہ پاکستان جو بار بار پاکستان کی پارلیمان, پاکستان کا دفتر خارجہ, پاکستان کا پرائم منسٹر سارے جو ببانگے دہل بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کر رہے ہیں, تو یہ کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا, یہ امریکہ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو اس لیے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. ہر چیز میڈیا پہ آ کے, ٹیلی ویژن پہ آ کے بتائی نہیں جا سکتی. ریاست کے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو صیغہ راز میں ہی رہتے ہیں اور ان کو صیغہ راز میں ہی رہنا چاہیے. لیکن جو حالات کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھی اور فوری طور پر سیز فائر نہ ہوا اور امن قائم نہ ہوا تو پھر الٹیمیٹلی پاکستان سپورٹ کرے گا ایران کو ہر لحاظ سے. اور پاکستان کا سپورٹ کرنا ایران کو اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں اسرائیل اور انڈیا نے مل کر پاکستان پہ حملہ کیا تھا. پاکستان پہ جو ڈرون آئے تھے وہ اسرائیلی ڈرون تھے, اور اسرائیلی جو فوجی تھے اور اسرائیلی ایئر فورس کے جو لوگ تھے وہ سری نگر میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے تھے سارے کے سارے آپریشن کو. تو پاکستان کیسے نہ ایران کی سپورٹ کرے اور کیسے نہ اسرائیل کی مخالفت کرے؟ لاجک کیا ہے دنیا کے پاس جو پاکستان کو روکے گا؟ وہ کیا منطق دے گا کہ آپ کیوں نہ اسرائیل کی مخالفت کریں اور کیوں نہ آپ ایران کی حمایت کریں؟ تو اس لیے جو چیزیں بالکل روز روشن کی طرح یا ہیں ان پہ آپ وہ کوئی حکومت بیان دے یا نہ دے, لیکن جب یہ عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو ایئر فورس نہیں ہے, اس کے میزائل کہاں سے وہ 3000 کلومیٹر کا سفر کر کے جائیں گے. اب دیکھیں سارا کچھ ہی ہو رہا ہے نا. آپ صبح سے دیکھیں کہ اسرائیل میں آج کیا مناظر نظر آ رہے ہیں آپ کو. اسرائیل کے ناجائز قیام کی تاریخ سے لے کر آج کے دن تک جتنا نقصان اسرائیل کا ہوا ہے آج کبھی نہیں ہوا. جتنی وہاں پہ اموات ہوئی ہے, ڈسٹرکشن ہو چکی ہے, جتنی وہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اب یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور ٹرمپ صاحب بھی اپنے اس بیان سے واپس آئے ہیں کہ وہ حصہ بنیں گے, کل کو بنتے ہیں نہیں بنتے کیا ہے, لیکن یہ مذاکرات اسرائیل کی ریکویسٹ پہ اب ہو رہے ہیں. اب یہی اسرائیل جو ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ کو کہے گا, منت کرے گا کہ یا تو آپ خود جنگ میں کودو, ہمیں سپورٹ کرو, یا پھر یہ میرے سر سے یہ بلاتا رہو, یہ جنگ کا خاتمہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا لیاقت صاحب یہ جو مذاکرات, یہ ٹھیک ہے حنیف صاحب آپ کا موقف آ گیا. امریکہ کے پاؤں پکڑے اور پاکستان کے کو ریکویسٹ کر کے جنگ ٹھیک ہے. لیاقت صاحب یا امریکہ کو گھسیٹے گا جنگ میں یا امریکہ یہ جنگ. جی ٹھیک ہے حنیف صاحب آپ کا موقف آ گیا. اچھا لیاقت صاحب یہ پہلے بھی 15 جون کو مذاکرات ہونے جا رہے تھے مسقط کے اندر, لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر اسرائیل نے 13 جون کو ہی اٹیک کر دیا ایران کے اوپر. تو کیا یہ ایک ہفتے کے اندر کوئی ایران کی جو نفسیات ہے اس کے اندر تبدیلی آئی ہے, جو یا پھر جو اپوزٹ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر, ان کی نفسیات کے اندر تبدیلی آئی ہے کہ پھر سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ جو 15 جون کو مذاکرات ہونے جا رہے تھے کیا اس کے اندر لگ رہا تھا کہ شاید اس سے کچھ برآمد نہیں ہوگا, کچھ نہیں نکلے گا, یا اس وار فیئر کے بعد کچھ اب نئی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں؟ اچھا رمضان صاحب بڑی مزیدار بات ہے. میری آج ہی ملاقات ہوئی امبیسیڈر ٹو فلسطین ان پاکستان ڈاکٹر محمد صاحب سے تھرو اے سیمینار.
तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही आज अभी 1 घंटा पहले। उन्होंने कहा सारी दुनिया जो है वो हम वर्बल सपोर्ट तो कर रही है, हमें ज़बानी तो सारे हम हमारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे कोई नहीं बढ़ रहा। और उन्होंने कहा कि कभी ये मुमकिन नहीं है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है और वो अमेरिका की बगैर अप्रूवल के हुआ हो। और दूसरी ये वही बात आ वाली कि 15 को मस्कत में जो होने जा रहे थे मुज़ाकरात, उससे पहले क्या हो गया 2 दिन पहले कि इन्होंने 13 तारीख को हमला कर दिया। उसकी एक ही वजह इनकी अप्रूवल थी कि इसको इतना नीचे ले आए कि वो बिल्कुल सरेंडर कर दे ईरान, और मनो अन जिस तरह अमेरिका या ट्रंप कह रहे हैं उसी तरह उस मायदे पे वो विड्रा कर जाएं और यूरेनियम की। हालांकि आपको पता IAEA की रिपोर्टें भी आ गई हैं और दूसरी रिपोर्टें भी सारी दुनिया से, जिसको कि ट्रंप साहब भी रद्द कर रहे हैं और दूसरे लोग भी मानने को तैयार नहीं है। कोई उनके पास एटमी हथियार नहीं है और ना ही को ऐसा करने जा रहे हैं। बिल्कुल तो लिहाजा मैं समझता हूं कि उस सफीर की बात में बहुत वजन है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा कि बगल बच्चे की वजह से नेतन्याहू जो ट्रंप का है उसी की ठीक है। उसको खुश करने के लिए, इसराइल को खुश करने के लिए इलाके में ये सारा गदर मचाया जा रहा है। जवाद फैजी साहब, अब जिस तरह से हनीफ कमर साहब ने भी इस तरफ इशारा दिया कि इसराइल जो मिन्नत समाजत कर रहा है अमेरिका की कि आप आए इस सारे मामले को संभालें, समेटें, अमेरिका इतना पागल हो गया है कि अब वो सारे उस मसले को अपने गले में डाल लेगा या वो वाकई उसके अंदर कूद पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कुछ बहरी बेड़े और उसके अंदर फिर जो है जहाज वगैरह और बाकी जो साजो सामान है जंग का वो भी पूरा तैयार खड़ा हुआ है। या सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए है या वाकई कुछ इस तरह का होने जा रहा है। एक दूसरी बात यह कि ट्रंप की तो शोहरत थी कि वो जंग मुखालिफ है, लेकिन वो अपने आसपास क्या बिखेर के बैठ गए, अब उनसे वो संभाला नहीं जा रहा। हनीफ कमर साहब, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस सवाल को। जी, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त और वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे। उन्होंने इस जंग का आगाज करवा दिया है इसराइल से, इसमें कोई शुबा नहीं कि उनकी मंजूरी और उनकी सरपरस्ती के बगैर इसराइल ने हमला नहीं किया। लेकिन जब जंग शुरू होती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक बात मंसूब की जाती है कि जंग एक धोखा है, इसमें पता नहीं इसका किसका क्या अंजाम होगा। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान की तरफ से इतना बड़ा जो मुज़ाहमत है वो होगी, और ना सिर्फ मुज़ाहमत होगी बल्कि उसके नतीजे में इसराइल जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। ये ना डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की उम्मीद थी, ना नेतन्याहू को उम्मीद थी। तो अब जब सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो गई है तो अब समझ नहीं आ रही कि खुद इन्वॉल्व हूं। अगर खुद इन्वॉल्व होते हैं तो ये कन्फर्म है कि पाकिस्तान समेत कई इलाकाई ताकतें जो है वो ईरान के साथ अलानिया तौर पे खड़ी हो जाएंगी, और जब वो खड़ी हो गई तो फिर जंग का नक्शा क्या बनेगा, बिल्कुल सही, फिर अमेरिका का क्या बनेगा यहाँ पे, फिर इसराइल का क्या बनेगा। तो इसलिए ये वो सिचुएशन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि अब कैसे इसराइल की फेस सेविंग कैसे करनी है, अपनी फेस सेविंग कैसे करनी है। और ईरान है ऊपर से, वो ईरान कह रहा है कि हमारा जो नुकसान होना था हो गया, हम शहादतों के लिए भी तैयार हैं, हम जिहाद के लिए भी तैयार हैं। जी ठीक है हनीफ साहब, ठीक है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com।